बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NMTV से नुसरत मिर्ज़ा हूँ और ये आज का जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ उसमें जो अहम बात यह है कि बमुश्किल तमाम मैंने जो अक्टूबर 27 अक्टूबर 2009 में जो मैं इंडिया गया था टेररिज्म पर, उसकी जो मेरी स्पीच है वो मैंने ढूंढ के निकाली है, जो कि मुझे जामा जो मस्जिद की तरफ से जो मिली थी। उस यूट्यूब का आप शक्ल भी देख लें कि वो हमने हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो उनकी रिकॉर्डिंग है। और वो रिकॉर्डिंग के तहत जो मैंने स्पीच की थी वो मैंने तमाम जो इंडियन और पाकिस्तानी जो हमारे नाज़रीन कराम हैं उनके लिए हम पेश कर रहे हैं कि हमने जो तकरीर की थी उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में ताल्लुकात की बेहतरी का जिक्र किया था और ये कहा था कि जो सूरत हाल है उसमें इसके अलावा जो तकरीर में मौजूद नहीं है कि वो तकरीर शायद लेंदी थी। तो उसमें उन्होंने एक तो मैंने ये बात कही थी कि माजी में ये होता रहा है कि जब भी कभी हमलावर हुए हैं तो हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वो वहाँ पर दूध और छाछ पिलाकर वो फिर पानीपत भेज दिया करते थे। तो उस पर जो अब बहुत अपलाज हुआ, बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ की। दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि इसमें जो वाजपेयी साहब ने जो किरदार अदा किया वो पाकिस्तान आए, उस वक्त मैं ख़ुद भी उनको रिसीव करने के लिए वाघा सरहद पर मौजूद था, क्योंकि उस वक्त मैं नवाज शरीफ साहब का एक मुशीर था। तो उस हवाले से मैंने यानी 2 वज़ीर थे और एक मैं था, तो इस लिहाज से उनको रिसीव करने में भी मैं मौजूद था वहाँ पर वाघा सरहद पर। तो उसको मैंने सराहा था कि ये हमने जो कुछ भी, एक तो ये है कि हम आपके लिए जो अफ़गानिस्तान से या दूसरी तरफ से हमलावर थे उनको रोके हुए बैठे हुए हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमने वाजपेयी साहब की जो काविशें थी इराक़ पर हमले के बाद में अमेरिका की, और वो जो सूरत हाल को समझ गए थे, उसको मैंने सराहा था। लेकिन ये वो इसमें तकरीर में मौजूद नहीं है, तो ये मैंने ज़िम्नन जिक्र कर दिया, उसके कोई सबूत भी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने ज़रूर अपनी तकरीर में कहा था, लेकिन जो बाकी तकरीर है वो भी आप देख सकते हैं कि वो कितनी हमने बैलेंस तकरीर की थी और कितनी अच्छी तकरीर की थी। इस आपकी खिदमत में वो हम तकरीर को पूरी की पूरी यहाँ पर डाल रहे हैं बशमूल उस शवाहिद के जो कि हमने किस CD से ली हासिल की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन जनाब याह्या बुखारी साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि मैं इस प्रोग्राम के लिए तो नहीं आया था, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो उन्होंने अज़राए मेहरबानी मुझे यहाँ आज की इस महफ़िल में आने का मौका फ़राहम किया। और मैं समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है जो आज वक्त की ज़रूरत है। पहले सेशन में ये बात तय हो गई कि टेररिज़म इस्लाम ने ईजाद नहीं की थी। ये बात भी तय हो गई कि टेररिज़म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और ये बात भी तय हो गई कि टेररिज़म जो दहशतगर्दी है वो एक कबीह फ़ेल है और कत्ल से भी ज़्यादा ख़राब और कबीह फ़ेल है। लेकिन दुनिया की तारीख़ में दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन इस दौर की दहशतगर्दी जो अब चल रही है वो एक नई तरह की दहशतगर्दी है। सियासियात के तालिब इल्म होने के हवाले से सियासियात के जो बहुत से ज़ोमा इकराम थे या प्रोफेसर थे, उनसे बहस व मुबाहिसे के बाद में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि रूस के ढह जाने के बाद में 1989 में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रशिया सोवियत यूनियन, अमेरिका को एक दुश्मन की ज़रूरत थी, और वो दुश्मन उसने दहशतगर्दी के शक्ल में पा लिया और दहशतगर्दी का लेबल मुसलमानों पर चस्पा कर दिया। ये एक नई किस्म की दहशतगर्दी है जो आज इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि कोई मुल्क बग़ैर दुश्मन के बहुत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। ना वो अपनी मुस्तैदी अलर्टनेस को कायम रख सकता है, ना वो अपने आप को हालत तरक्की के मराहिल तय कर सकता है।
अंदर की तरफ देखता हुआ कोई भी मुल्क तबाही का शिकार हो जाएगा। और प्रोफेसर गीज जो कि बर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका ये कहना था कि 10 साल जाते हैं कि अमेरिका तबाह हो जाएगा। और इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है जो तबाही की तरफ बढ़ता अमेरिका के उन्वान से। अब मसला ये है कि अमेरिका ने दूसरी एक बात मैं अपने चंद छोटे छोटे पॉइंट्स में अपनी बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत तफसील तलब मौजू है और इसमें बहुत ज़्यादा शवाहिद देने की भी ज़रूरत है, बहुत से चीज़ों को कोट करने की भी ज़रूरत है जो इस वक्त और इस वक्त में नहीं की जा सकती। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख़ में अज़ल से जो ताकत का मरकज़ रहा है वो या तो यूरोप रहा है या एशिया रहा है। तो ताकत का मरकज़ हमेशा यूरेशिया रहा है, वो अमेरिका में कभी नहीं गया। दुनिया की तारीख़ में ये पहली मर्तबा हुआ है 1989 के बाद में, रूस के ढह जाने के बाद में, कि ताकत का मरकज़, दुनिया की ताकत का मरकज़ अमेरिका शिफ्ट हो गया। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये ताकत का मरकज़ उसके पास सदियों तक रहे और उस वक्त तक रहे जब तक कि वो रख सकता हो। और उसके लिए वो जो बिजनेस की किताब है, जो कि कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन के में सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनकी ग्रैंड चेस बोर्ड के नाम से एक किताब है, उसके वो पेश लफ्ज़ में लिखते हैं कि हम इस ताकत के मरकज़ को, इस ताकत के महवर को, सेंटर ऑफ पावर को हम अपने पास उस वक्त तक रखेंगे जब तक कि ये रह सके, हमारे साथ हम रख सकते हों। और उसके लिए हम जंगें करेंगे, उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में वो हम करेंगे। सो वो कहते हैं कि इसको हासिल करने के लिए, ताकत के मरकज़ को अमेरिका शिफ्ट करने के लिए हमें 1 सदी लगी है, लेकिन ये बहुत कम अरसा है जिस सदी के अंदर हमने ये मुमकिन बना दिया है। अब वो ये कहते हैं कि किसी मुल्क को या किसी ग्रुप ऑफ मुल्क को, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को वो इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस सदी में, इन द 21st सेंचुरी, कोई उसको चैलेंज कर सके। ये मंजरनामा है। अब जाहिर है कि उसका मुकाबला न रूस कर रहा है, न चीन कर रहा है, न कोई और मुल्क कर रहा है। अब वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कर रहे हैं। और जिसका जैसा कि जिक्र हो गया उसका, लेकिन उसको डिफाइन इस अंदाज से नहीं हुआ कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को पैदा बावजूद हो गए कि उनको छोड़ के चला गया अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, तो उनमें गुस्सा आया। तो उस गुस्से को तोड़ के लिए उन्होंने, जैसा कि इराक में भी किया, कि एक एंटी दहशतगर्द टीमें बनाई और वो खुद भी वही काम करने लगी जो कि वो मुजाहिदीन के नाम से जो लोग काम कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि वो ये भी चाहता है, ये जानता है कि उसके जो मुखालिफिन हैं दुनिया के अंदर, जो उस किताब में लिखा है और भी कई किताबों में उसका जिक्र आया है, उसके 5 मुखालिफिन हैं। एक रूस जो उसका रास्ता रोक सकता है किसी वक्त में, एक चाइना जो कोई अब कहा जा रहा है कि 10 साल के अंदर इस पोजीशन में आ जाएगा, तीसरा फ्रांस जो उसका मुखालिफ है, चौथा वो कहते हैं कि ईरान भी एक अच्छा प्लेयर है, और 5वां वो समझते हैं कि इंडिया है, इंडिया भी एक प्लेयर होगा उनके खिलाफ कभी इंडियन ओशन के मामलात के अंदर। और ये मैं ऐसा नहीं है कि आपके सामने कह रहा हूं, इट इज रिटन एज इट इज, जैसा मैं कह रहा हूं। तो एक और कहा कि उन्होंने, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है वो हमारे अपने लोग हैं। जो अमेरिका के लोग हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि ये मुहिम जोई की जो तरीकाकार है वो दुनिया में जाए और अमेरिकन मरे। तो इस हवाले से 9/11 के बाद में वो दुश्मन मर गया, जो अमेरिका का जो मुखालिफ था उसका 9/11 के बाद में अब वो मुहिम जोई के लिए तैयार है, दस्तयाब है, फंड फराम करता है और हर जगह पर दहशतगर्दी के लिए वो दस्तयाब है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तौर पर भी क्रूसेड के सलीबी जंग के नाम से बहुत सी अपनी प्राइवेट फौज तैयार कर ली हैं, जैसे ब्लैक वाटर है, जी है, बहुत सी हैं जो कि 21 अक्टूबर 9/11 के बाद में 21 अक्टूबर को बनी, कुछ 26 को बनी, और वो पूरी फुल फौज हैं जो कि एट वार हैं विद मुसलमानों के खिलाफ। अब और पाकिस्तान में भी ये इसकी मौत वाक़ हो गई
इस लिहाज से कि जब पाकिस्तान के अंदर स्कूलों पर हमला हुआ, जब पाकिस्तान में बच्चों पर हमला हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर, तो अब वहाँ पर कहीं पर भी इनकी हिमायत मौजूद नहीं है। अब मसला ये है, एक और मसला है उनका अमेरिका का, कि वो ये चाहता है कि वो उसका सारी दुनिया के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, वो उसके काबू में आ जाए। इराक पर आपने देखा कि झूठा हमला था, इराक के अंदर कोई मास कम्युनिकेशन के मास डिस्ट्रक्शन के कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके नाम पर हमला आवर हुआ और तेल का सुरका कर रहा है, तेल को चुरा के ले जा रहा है, वहाँ पर कोई फायर नहीं होता और वो हर बसरा की बंदरगाह से तेल उसका रवां दवा है। इसी हवाले से कहा यह जाता है कि ईरान पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान की तो वजह ये बताई गई कि साहब वो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ओसामा बिन लादेन थे तो उनको पकड़ने के लिए वो वहाँ आए, और लेकिन मकसद टारगेट जो है वो ईरान है, और ईरान से भी आगे कैस्पियन सी का टारगेट है। कैस्पियन सी वो बंद समंदर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है 5 मुल्कों के, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान और 2 मुल्क और जिनके नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, उनसे घिरा। उनके अंदर आपस के अंदर भी बहुत उनकी लिटरल मुल्क कहलाते हैं, और उनके आपस के अंदर उनमें कोई आपस में इत्तेहाद नहीं है कि उसमें से जो एनर्जी के जो नुकात, जो एनर्जी जो है वो जो उसमें मादनी दौलत है, उसमें तेल है, गैस है और दूसरी चीज़ें, वो कैसे निकालें। इसी तरह से बलूचिस्तान में, हमारे बलूचिस्तान में भी बहुत मादनियात है, वो भी निकालने नहीं देते हैं। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ बात को क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें कि ख्वाहिश है लोगों की कि खाना जल्द मिल जाए, तो मैं अपनी बात को सिर्फ 1 मिनट में लपेटता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल एजेंडा है, एक ज़माने में जैसा कि मुशाहिद भाई ने कहा कि वो हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मामला था, आज एक फिलोसफर पैदा हुआ है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है कर्नल पीटर राफ। वो सरहदें बदलना चाहता है, उसकी किताब है जो द ब्लडी बाउंड्रीज, या उसका अंग्रेजी का कुछ और नाम है, लेकिन मैं उसको ऐसी खूनी सरहदें के नाम से कहता हूँ, ब्लड बॉर्डर्स के नाम से उनकी किताब है। और वो पूरे मशरिक़ वस्ता की नई असर नो वो हदबंदी करना चाहता है जोग्राफियाई। वो ईरान को टाइनी मुल्क बनाना चाहता है, इराक को शिया स्टेट बनाना चाहता है, वो शाम के से वो उसका जो समंदर है वो ले लेना चाहता है, वो ईरान और कुर्दिस्तान के ममलकत बनाना चाहता है जो कि तुर्किस्तान को और इराक को, ईरान को डिस्टर्ब करती हुई सेंट्रल एशिया तक जाएगी। तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एजेंडा के तहत एक काम किए जा रहे हैं। और वायलेंस का एक तरीका है कि भाई दुश्मन है, पता नहीं है, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना कितना मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उनको पकड़ा नहीं गया। अब मैं ये तजवीज़ में जब जाते हुए मैं ये बात कहता हूँ, एक बात तो ये समझनी चाहिए कि ये जोग्राफियाई तब्दीली का दौर शुरू हो रहा है, तो लेट अस बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल नाउ। ये ठीक है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में टुक टुक होता रहता है, बहुत से मामलात में होता है, हम इसमें यूँ कहते हैं, वो ये कहते हैं, इधर हमारा मसला एक चल रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से इन्वेडर्स आते हैं, और इस जगह पर अब अमेरिका बैठा है, अब कोई और दूसरा इन्वेडर नहीं बैठा, बहुत ताकतवर इन्वेडर वहाँ बैठा हुआ। तो मेरी आपसे ये तो ये गुजारिश ये है कि इंडिया अपना जो स्टैंस है पाकिस्तान के बारे में, जो रवायती उसका स्टैंस है, उसको वो नरम करे, डायलूट करे, और वो हमारा जो अंदरूनी खाना, जो हमारा जो छुप कर जो हमारी जो चलती है गुफ्तगूकारी, जो हमें बोलना आता है आपस में छुप कर, वो करना शुरू करना चाहिए। इसलिए कि हम पूरा इलाका इस वक्त बहुत खतरे के अंदर है। ईरान का मामला है, उनके पास, ईरान के पास तो जवाब है कि भाई वो एटम बम बना रहे हैं तो हम चढ़ दौड़ेंगे उनके ऊपर। तो मैं ये भी तजवीज़ पेश करता हूँ कि कोई कॉन्फ्रेंस एक ऐसी होनी चाहिए, जैसा कि आपने की, इमाम हमारे बुखारी साहब और ये याह्या बुखारी साहब इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो और उसमें बहुत सी बातें तय कर ली जाएं। मैं ये आपसे कहता हूं कि ये रुकना नहीं है, इस दहशतगर्दी को,
इस दहशतगर्दी को बहुत से वजूहात की बिना पर बढ़ना है और कई मकामात पर नए जो है एंगल के साथ ये बढ़ेगी और इसका मुकाबला शायद हम मिलकर कर सकते हैं और इस इदराक के साथ कि कौन कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।